श्री के आर गोपीनाथ, वे तमिलनाडु के एक जानी मानी हस्ती हैं। दरअसल मुझे पहली बार रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में तब पता चला जब चेन्नई में भीषण जल संकट था। हम किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में थे जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग में मदद कर सके, और आप यकीन नहीं करेंगे, अंकल खुद आए और बोले, मैं आपकी बिल्डिंग में रेन वाटर हार्वेस्टिंग करूंगा। इस तरह हमने उनके काम की प्रकृति को समझा, वह वास्तव में क्या करते हैं। हमें इसके माध्यम से उनके काम के बारे में पता चला। मुझे गुजरात जाने का अनूठा सौभाग्य और दुर्लभ आनंद प्राप्त हुआ। 1999 में संयोग से डॉक्टर मंजुला सुब्रमण्यम, जो उस समय गुजरात की प्रधान सचिव थीं, चेन्नई की आधिकारिक यात्रा पर आईं। उन्होंने द हिंदू अखबार में वाटरमैन शीर्षक से एक लेख देखा। वह बहुत उत्सुक थीं। यह वाटरमैन कौन है? अंततः उन्होंने मेरा फोन नंबर प्राप्त किया, मुझसे बात की और मुझे गुजरात आने के लिए आमंत्रित किया, ताकि पानी की कमी वाले कुछ नगर पालिकाओं के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जा सके। 2 नगर पालिकाएं, लिम्बड़ी नगर पालिका और ऊंझा नगर पालिका, दोनों ही पानी की अत्यधिक कमी वाले नगर पालिकाएं थीं। उन्होंने मुझसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए एक मास्टर प्लान तैयार करने को कहा। मैंने रिपोर्ट बनाकर उन्हें सौंप दी और वे उन रिपोर्टों को श्री नरेंद्र मोदी के पास ले गईं। रिपोर्ट देखने के बाद उन्होंने डॉक्टर मंजुला सुब्रमण्यम से पूछा, आप उन्हें बुलाकर गुजरात राज्य की सभी पानी की कमी से जूझ रही नगर पालिकाओं का काम क्यों नहीं दे देती? आपको जानकर हैरानी होगी कि मुझे एक साथ 32 नगर पालिकाओं के ऑर्डर मिले और साथ ही मेरे 50% प्रोफेशनल चार्ज भी एडवांस में दे दिए गए। हमें एक बात समझनी होगी, सब कुछ उनके नेतृत्व से ही संभव हुआ। वे संगठन है, वे नेता है, वे टीम लीडर हैं। पूरी व्यवस्था, पूरी पद्धति उन्होंने ही विकसित की। लेकिन उनके साथ पेशेवर लोग, वैज्ञानिक, जल विज्ञानी और विशेषज्ञ भी थे। गुजरात में उन्होंने 32 नगर पालिकाओं में सर्वेक्षण किया। वो बहुत लोकप्रिय हुआ क्योंकि उन्होंने एक के बाद एक परियोजनाएं पूरी की। रिपोर्टें जल्दी जमा की गई और वे अद्भुत रिपोर्टें निकली। फिर मुख्यमंत्री ने मुझे बुलाया और सचिव को निर्देश दिए, आप एक काम करें, उनसे कहें कि वे लिम्बड़ी नगर पालिका में अपनाई गई सभी रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीकों को एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू करें। मैंने पूरी प्रतिबद्धता और योजना के साथ इस कार्य को आगे बढ़ाया। इन प्रयासों की सफलता देखकर मुख्यमंत्री ने अन्य सभी नगर पालिका अध्यक्षों को सलाह दी कि वे अपने इंजीनियरों की टीम लिम्बड़ी भेजें, वहां की तकनीकों और संरचनाओं का अध्ययन करें और अपने अपने 32 जल संकटग्रस्त नगरों में उसी मॉडल को अपनाएं। मैं संतोष, गर्व और एक नई ऊर्जा के साथ चेन्नई लौटा। मैं लगभग 59 प्लस का हो चुका था। मैंने सोचा कि अब मैं अपने चेन्नई वाले घर में आराम कर सकता हूं और किताबें लिखना, पढ़ना आदि शुरू कर सकता हूं। लेकिन क्या हुआ, कुछ ही दिनों में मुझे मिस्टर शिव पात्रा नाम के एक सज्जन का फोन आया, जो टाटा मोटर्स जमशेदपुर के मुख्य वरिष्ठ प्रबंधक थे। मैंने उनसे पूछा, क्या बात है? उन्होंने कहा, नहीं, आपको तुरंत टाटा नगर आना होगा क्योंकि हम वर्षा जल संचयन करना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि टाटा ने समाधान खोजने के लिए भारत के विभिन्न हिस्सों में कई वैज्ञानिकों से परामर्श किया। उद्योगों को अपने परिसर के भीतर से भूजल निकालने की अनुमति नहीं है। यहां तक कि नदी के पानी के उपयोग की भी अनुमति नहीं थी, क्योंकि नदियां समय के साथ सूख रही थी। इसलिए सरकार ने जोर देकर कहा कि उद्योग भूजल नहीं, बल्कि अपना जल स्रोत विकसित करें, अर्थात रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसे इकट्ठा करें, विशाल टैंकों या तालाबों में संग्रहित करें और इसका उपयोग करें। इसलिए उन्हें उचित समाधान ढूंढने में बहुत मुश्किल हो रही थी। इसलिए उन्होंने पूरे भारत में वेबसाइटों के माध्यम से खोज की और उनके संपर्कों के माध्यम से भी किसी तरह वे इस नतीजे पर पहुंचे। किसी ने बताया कि चेन्नई में एक मिस्टर गोपीनाथ हैं, उन्होंने ऐसी कई समस्याओं का समाधान किया है। उनसे संपर्क क्यों नहीं किया गया?
टाटा मोटर्स के एक सीनियर आर्किटेक्ट मिस्टर रमेश काचरू वो टाटा से आए और उनसे मिले। आमतौर पर वे ऐसा नहीं करते। वह चेन्नई आए और मिस्टर गोपीनाथ के साथ चर्चा की और फिर वो इतने आश्वस्त हुए, तुरंत उन्होंने कहा, हम आपके साथ ही जुड़ेंगे। डॉक्टर अब्दुल कलाम उस समय भारत के राष्ट्रपति थे। वे एक बड़े प्लांट का उद्घाटन करने के लिए टाटा नगर, जमशेदपुर आए थे। उस मंच पर श्री रतन टाटा, एमडी और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। अपने सुंदर, अद्भुत अंदाज में डॉक्टर कलाम ने कहा, टाटा स्टील बनाने के लिए जाने जाते हैं, टाटा वाहन बनाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन टाटा को पानी के लिए भी कुछ करना चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग पानी संरक्षण करने और अधिक पानी प्राप्त करने का एक अद्भुत तरीका है। चेन्नई में कुछ लोग इसे बहुत खूबसूरती से कर रहे हैं। अब उसी के आधार पर श्री रतन टाटा की सलाह पर अधिकारियों को यह वर्षा जल कार्य करने वाले व्यक्ति को लाने के लिए कहा गया। परियोजना की शुरुआत में मास्टर प्लान जमा करने के बाद जब हमने कोटेशन प्रस्तुत किया तो वो आवंटित बजट से अधिक था। कंपनी की नीति के अनुसार यदि लागत तय सीमा से बाहर जाती है तो फाइल सीधे एमडी या चेयरमैन तक जाती है। इस मामले में प्रस्ताव श्री रतन टाटा के पास गया। आमतौर पर फैक्ट्रियां निवेश पर रिटर्न आरओआई के आधार पर निर्णय लेती है, जैसे 1 लाख रुपए निवेश करने पर कितना लाभ मिलेगा। अगर इस जल परियोजना में लगभग 5 करोड़ रुपए खर्च होने थे, जिससे प्लांट प्रबंधन आरओआई को लेकर संशय में था, तभी श्री रतन टाटा ने बिल ऑफ क्वांटिटीज पर एक पंक्ति लिखी, यदि पानी नहीं है तो आरओआई का क्या अर्थ है। उन्होंने तुरंत परियोजना को स्वीकृति दी और टीम को आगे बढ़ने का निर्देश दिया। ये निर्णय दूरदर्शिता और मानवता का प्रतीक था। फिर मैंने कुछ शर्तें रखीं। मैं 2 महीने में काम पूरा करूंगा, रिपोर्ट सौंपूंगा और चेन्नई लौट जाऊंगा। वे सहमत हो गए। जैसा वादा किया था, मैंने समय पर काम पूरा किया और रिपोर्ट प्रस्तुत की। फिर श्री रमेश काचरू ने मुझे चुपचाप अपने कार्यालय में बुलाया। उन्होंने कहा, मिस्टर गोपीनाथ, हम आपकी रिपोर्ट से बहुत संतुष्ट हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप इसे लागू भी करें। उनका तर्क था कि अन्य ठेकेदारों को वर्षा जल संचयन की उतनी समझ नहीं होगी। यह एक बड़ी चुनौती थी। कुछ एकड़ क्षेत्र को वर्षा जल तालाब में बदलना था। वे चाहते थे कि यह 1 साल में पूरा हो। मैंने त्रिवेंद्रम में 5 साल के इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के दौरान सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल विषय पढ़े थे, लेकिन व्यावहारिक सिविल इंजीनियरिंग का अनुभव नहीं था। ईमानदारी से कहूँ तो मैं थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन मेरे भीतर की चिंगारी, भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा, गूंज उठी। जब जीवन मौका देता है तो उसे दोनों हाथों से पकड़ना चाहिए। मैंने इसे चुनौती के रूप में लिया और कहा, हाँ सर, मैं यह करूंगा। काम स्वीकार करने के बाद कोई भी इंजीनियर मेरे साथ काम करने को तैयार नहीं हुआ। मैं नया ठेकेदार था, चेन्नई से आया था और उम्रदराज भी था। लोगों की सोच थी, यह क्या कर पाएगा। मेरे अपने साले और एक और मिस्टर संतोष ही साथ आए। संतोष उच्च शिक्षित नहीं थे, लेकिन बेहद ईमानदार थे। मेरी पत्नी भी साथ थीं। हम तीनों एक छोटे फ्लैट में रहे और काम शुरू किया। टाटा मोटर्स परिसर में मानसून के दौरान जितना भी पानी गिरा, मैंने गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करते हुए उसका एक हिस्सा एक निश्चित स्थान पर निर्देशित किया। हमने वहां एक तालाब बनाया और फिर एक बार जब हमने एक बड़ा तालाब बनाया, अच्छी गुणवत्ता वाले पानी के साथ, मैंने एक बड़ा कुआं बनाया। तकनीकी रूप से इसे खोदा हुआ कुआं कहा जाता है। और अंदाजा लगाओ क्या, इसका व्यास 30 फीट था, 50 फीट गहरा। एक खोदा हुआ कुआं, जो भी इसे कहा जाता है, वह खोदा हुआ कुआं मैंने 60 से 70 फीट तक ड्रिल किया, ताकि आसपास का सारा पानी कुएं में आ जाए, साथ ही फिल्टर किया हुआ तालाब का पानी। मैंने वहां कुछ जापानी और इजरायली तकनीकों को पेश किया, जो भी मुझे पता था। अंततः परियोजना एक बड़ी सफलता बन गई। मैंने परियोजना में सौंदर्य तत्वों को शामिल किया, जैसे वाटरफॉल्स, इरिगेशन, फाउंटेन्स, व्यू पॉइंट्स, कई पेड़ और क्या नहीं। आमतौर पर टाटा की नीति के अनुसार
सलाहकारों को परियोजना का निष्पादन करने की अनुमति नहीं होती, लेकिन एक विशेष मामले के रूप में मुझे न केवल मास्टर प्लान तैयार करने के लिए नियुक्त किया गया, बल्कि परियोजना को लागू करने की जिम्मेदारी भी दी गई। सफल निष्पादन के बाद उन्होंने वार्षिक रखरखाव का कार्य भी सौंपा। इसके बाद मैं चेन्नई लौट आया। उस समय मुझे बहुत खुशी थी। अब कोई वित्तीय प्रतिबद्धता नहीं, कोई ऋण नहीं, बच्चों की शादी हो चुकी थी। मैंने सोचा, अब मैं और मेरी पत्नी छुट्टियों पर जा सकते हैं। मैं सुकून से अपने घर में बैठा था कि एक दिन सुबह 11 बजे मिस्टर शिव पात्रा का फोन आया। उन्होंने कहा, मिस्टर गोपीनाथ, श्री रतन टाटा आपकी साइट देखने आ रहे हैं। आपको तैयार रहना चाहिए। यह सुनते ही मैं चेन्नई से दौड़ा और अपनी पत्नी के साथ साइट पर पहुंचा। श्री टाटा 4 मार्च को आए। सुबह 10:30 बजे तक वह साइट पर पहुंच चुके थे। 11:30 बजे तक जब उन्होंने पूरी साइट का निरीक्षण कर लिया, मैं समझ गया कि वह बहुत खुश हैं। तभी उन्होंने मुझे एक और बुलाया और कहा, मिस्टर गोपीनाथ, ये एक बहुत अच्छी और एक पर्यावरण के अनुकूल परियोजना है। हमारे देश को इस प्रकार की परियोजना चाहिए। बहुत लोग नहीं जानते कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके भूजल स्तर को बढ़ाकर पानी कैसे प्राप्त किया जाए, लेकिन आपने ये कर लिया है। टाटा समूह भी आपकी सेवाएं चाहती हैं। इसलिए यह काम बंद मत करो। मैंने सुना है कि तुम यह काम बंद कर रहे हो और छोड़ रहे हो। नहीं, जब तक आपका स्वास्थ्य अनुमति देता है, आपको यह काम करना चाहिए, देश के लिए, हमारे लिए। तब मैंने उनसे कहा, सर, मैं 59 से 60 साल का हूं। उन्होंने मुस्कराते हुए जवाब दिया, उम्र कोई कसौटी नहीं है। आप अपने दिमाग को जवान बनाए रखें। फिर उन्होंने मुझे एक सलाह दी, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, एक काम आपको करना चाहिए। आपको समय पर खाना लेना चाहिए। यदि नहीं, तो आप भोजन जैसी दवा लेने के लिए मजबूर होंगे। आज मैं जो कुछ भी हूं, वह इसलिए कि मैं उनकी सलाह का पालन कर रहा हूं। मैं स्वस्थ हूं। मैं 81 साल का हूं, फिर भी मैं स्वस्थ हूं। मैंने कोई काम नहीं छोड़ा है। मैं अभी भी काम कर रहा हूं। उन्होंने मुझे एक और बात बताई, यह एक साधारण परियोजना है। मिस्टर गोपीनाथ, मुझे देखना है कि मेरे कितने लोग इसे कर रहे हैं। तब मैंने उनसे कहा, सर, नोआमुंडी की आपकी खदान वर्षा जल संचयन पर विचार कर रही है। टाटा स्टील की जोड़ा खदान भी यही सोच रही है। टीआरएफ, टाटा स्टील जमशेदपुर और वेस्ट बोकारो को पानी की गंभीर कमी का सामना करना पड़ रहा है। वे भी वर्षा जल संचयन करना चाहते हैं। वह हंसे और बोले, क्या वे केवल सोच रहे हैं? विषय खत्म हो गया था और मैं भी बहुत खुश था। लेकिन कुछ ही दिनों में मेरी यात्रा शुरू हो गई। टाटा मोटर्स, जमशेदपुर से नोआमुंडी, फिर जोड़ा, पश्चिम बोकारो, यहाँ वहाँ हर जगह। हमने इस विषय में बहुत महारत हासिल कर ली है। मैं गर्व से कह सकता हूं कि हम ही ऐसे लोग हैं जो एक वैज्ञानिक सर्वेक्षण करते हैं, फिर एक योजना तैयार करते हैं और फिर सेवाउन्मुख मानसिकता के साथ परियोजना को सफलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से निष्पादित करते हैं। श्री सुंदर रमन ने मुझे बुलाया और कहा, मिस्टर गोपीनाथ, क्या आप जानते हैं कि श्री रतन टाटा पहली बार नोआमुंडी आ रहे हैं? हम कुछ रेन वाटर हार्वेस्टिंग परियोजना करना चाहते हैं, जिसका उद्घाटन वे करेंगे। उन्होंने मुझे सबसे चुनौतीपूर्ण परियोजना दी, तुम वहां एक पॉन्ड बनाओ। मैंने कहा कि ये 6 महीने में पूरा हो जाएगा नहीं, आपको इसे 41 दिनों में पूरा करना होगा। बड़ी भीड़ थी। श्री साइरस मिस्त्री, श्री रतन टाटा, श्री सुंदर रमन, वे सभी वहां खड़े थे। हर कोई एक तस्वीर लेना चाहता था। तभी श्री टाटा बोले, रुको, और मुझे सामने बुलाया। हे भगवान, मैं बता रहा हूं, मैं भावुक था। जेसीबी वहां था तो मैंने खुदाई का निर्देश दिया। संतोष वहां खड़ा था। जेसीबी आई और सिर्फ एक हिट के साथ और पानी बाहर आया। संतोष अचानक चिल्लाया, सर। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ? उन्होंने एक मानव खोपड़ी देखी थी